हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास जो टॉपिक है हमारा, उसमें हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने वैदिक काल एवं कुछ जो हमारे महाजनपद काल हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व जो भी हमारे मित्रगण हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियोज़ की आपको सूचना भी मिल जाए। खैर, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर, बात करते हैं अपने लेक्चर पे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम सभी लोग आज चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोग पढ़ेंगे, ना कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यूपी जीके का ही यह भाग है जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में जो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीर जो कि मेरठ में स्थित है वहाँ से प्राप्त हुई हैं। बड़ा गाँव हो गया तथा हुलास जो आपका सहारनपुर का हिस्सा है। मांडी जो है मुजफ्फरनगर में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य हैं दोस्तों, यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो ये कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं? ठीक है। तो बात करते हैं आलमगीर, आलमगीर हो गया, ये मेरठ में स्थित है। ठीक। बड़ा गांव तथा हुलास जो सहारनपुर में स्थित हैं। बड़ा गांव हो गया आपका, हुलास हो गया, ये कहाँ स्थित है? ये सहारनपुर में स्थित है। मांडी मुजफ्फरनगर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से उत्तर प्रदेश में? आलमगीर जो कि मेरठ का भाग है, बड़ा गांव हुलास सहारनपुर में स्थित है, मांडी मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। और हिंडन नदी के किनारे जो आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीर का जो इलाका है आपका वह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और वह उसका अगर हम उसके जो उत्खनन का कार्य अगर बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा कराया गया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर हम बात करते हैं। कौन सा? तो आलमगीर यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराया गया था। ठीक है। तो आलमगीर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन की अगर हम बात करते हैं तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराया गया था। ठीक है। यहाँ से हमें मृदभांड, मनके व कटोरे आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? तो ये भी प्रश्न बनते हैं कि यहाँ निम्नलिखित में से मनके का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मृदभांड हो गया, मनके हो गए, कटोरे हो गए, इन सबके साथ यहाँ से मिले देखने को। मृदभांड, कटोरा, मनके, ये बहुसंख्यक में इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। के अवशेष प्राप्त हुए। ये हो गया आपका जो भी आपका महत्वपूर्ण बिंदु था वो हो गया। अच्छा, आलमगीर से जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की जो प्राप्ति हुई है, यह इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह सभ्यता जो है गंगा यमुना दोआब में भी फैली हुई थी। ठीक है। तो जो गंगा यमुना दोआब में फैली हुई थी, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? गंगा यमुना दोआब में विस्तृत
होने का साक्ष्य। यह आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? तो यह आलमगीर से ही मिलेगा। ठीक है, आलमगीर से सिंधु सभ्यता के जो भी अवशेष प्राप्त हुए वो सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो यह जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, यह गंगा यमुना दोआब में फैली हुई थी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कुछ अन्य हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। बागपत जिला जो आपका है वहाँ पर सनौली जो एक क्षेत्र है, सनौली जो तहसील है, जो भी इलाका है आपका बागपत जिले में सनौली में जो भी उत्खनन कार्य कराए गए हैं उनसे एक बहुत बड़े विशाल उत्तर हड़प्पा कालीन सिमेट्री एक प्रकार की कब्रगाह की प्राप्ति हुई है। अगर हम इसके उत्खनन की बात करते हैं तो डॉक्टर डी.वी. शर्मा जी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। क्या है कि जो बागपत जिले के बागपत में सनौली कहाँ स्थित है? तो बागपत में स्थित है। ठीक है, यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन सिमेट्री की प्राप्ति हुई है। उत्तर हड़प्पा कालीन सिमेट्री क्या होती है? एक प्रकार की कब्रगाह होती है। एक प्रकार की कब्रगाह है। ठीक है, इसकी प्राप्ति हुई। इसका उत्खनन किसने करवाया? इसका उत्खनन किसने करवाया? तो डी.वी. शर्मा ने करवाया। डी.वी. शर्मा नामक महोदय ने करवाया। ठीक है, तो ये हो गए बागपत के सनौली से जो उत्तर हड़प्पा कालीन जो सिमेट्री है कब्रगाह की प्राप्ति हुई है। मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, बाकी आपको समझा तो दे ही रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं तो इतना तो लेक्चर जब आप लोग करेंगे तो आप जान जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर डी.वी. शर्मा ने इसका उत्खनन भी करवाया। अच्छा, कुछ चित्रित धूसर मर्दभांड आपने एक नाम सुना होगा, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लगभग 1200 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा व मध्य दोआब के जो भी क्षेत्र रहे हैं वहाँ से चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृत के जो साक्ष्य हैं उनका जो यह सभ्यता है इसका विकास देखने को मिलता है। ठीक है, आपका इसके प्रमाण जो हस्तिनापुर, मेरठ जिला, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, कौशाम्बी आदि क्षेत्रों से इनके साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, जो जखेड़ा है वह एक प्रकार का अर्धनगरीय या फिर हम उसे उपनगरीय केंद्र भी मानते हैं। तो जखेड़ा इलाके को अर्धनगरीय या केंद्रीय माना जाता है। ठीक है, जो चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृत है उनके जीवन निर्वाह का आधार की अगर हम बात करते हैं तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ, इस प्रकार की कृषि यहाँ पर करी जाती थी। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए, मैं कराए दे रहा हूँ इस संस्कृत से। ठीक है, जैसे अतरंजी खेड़ा में क्या हुआ? तो अतरंजी खेड़ा से कच्चे कुएं के रूप में गोलाकार गड्ढे प्राप्त हुए। तो कच्चे कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले? कच्चे कुएं के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, एक प्रकार के गड्ढे, कच्चे कुएं इसके समान गड्ढे जो अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसको भी आप लोग नोट कर लिए, आमतौर पर नोट कराया दे रहा हूँ कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत जो भी है आपकी, इसका विकास या इसके जो साक्ष्य हैं कहाँ कहाँ मिले? तो हस्तिनापुर हो गया आपका। अच्छा, नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसे PDF जब देखें तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसके साक्ष्य की बात कर रहा हूँ। ये हो गया आपके साक्ष्य किस किस इलाके से प्राप्त हुए, ये भी नोट कर लेते हैं। तो आपके हो गए मेरठ जिला, हो गया, अतरंजी खेड़ा हो गया, अतरंजी खेड़ा हो गया, जखेड़ा, कौशाम्बी हो गया, जखेड़ा हो गया, जखेड़ा आदि इलाकों में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, जखेड़ा के बारे में भी थोड़ा नोट कर लेते हैं, हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रश्न कहाँ से बने आपके एग्जाम में।
जखेड़ा, ये जो इलाका है, जो क्षेत्र है आपका, इसको अर्धनगरी या उपनगरीय केंद्र भी माना जा सकता है। अर्धनगरी या उपनगरीय केंद्र। ठीक है, जो भी जखेड़ा से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उन आधारों पर हम इसे अर्धनगरी या फिर उपनगरीय केंद्र के रूप में भी मान्यता दे सकते हैं, मान सकते हैं, पहचान सकते हैं, जो भी है। अब हम बात करते हैं अपने वैदिक काल पे। जो वैदिक काल है, फिर उसके बाद हम सभी लोग महाजनपद काल। अच्छा, महाजनपद काल में क्या था, जो आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, तो अच्छा ये भी प्रश्न आया हुआ है कि अंगुत्तर निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है आपका ये जैन ग्रंथ से संबंधित है। जैन ग्रंथ कहा जाता है इसको। अच्छा, जो अंगुत्तर निकाय है वह बौद्ध ग्रंथ आपका है। तो पूरे इलाके में करीब 16 महाजनपद थे, ठीक है, 6वीं शताब्दी के आसपास, और इनमें से 8 जो हैं उत्तर प्रदेश में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ये हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से पढ़ेंगे, तो जो भी 8 हैं हम सभी लोग उस पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। खैर, वैदिक काल को पहले समझते हैं। जो आर्य हैं इनकी संस्कृत का मुख्य केंद्र मध्य देश। अच्छा, मध्य देश अर्थात उत्तर प्रदेश को मानते थे, ठीक है। सरस्वती नदी से लेकर के गंगा नदी के दोआब तक यह फैली हुई थी। तो वैदिक काल को समझते हैं। इसका मुख्य केंद्र मध्य देश अर्थात यूपी ही रहा। अगर हम इसका विस्तार या विस्तार की बात करें, विस्तृत कहाँ कहाँ रहा, तो हम इसको विस्तार सरस्वती नदी से लेकर के गंगा नदी के दोआब तक, सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के दोआब तक, ठीक है। तो इसका विस्तार यहाँ तक हो गया। तो अच्छा, उत्तर वैदिक काल जो आपका रहा, उसके अंतिम चरणों में उत्तर प्रदेश में 2 महाकाव्यों का वर्णन मिलता है, ठीक है। मुख्य केंद्र आपके मध्य देश हो गए, जो इसे उत्तर प्रदेश हो। इसका विस्तार सरस्वती नदी से लेकर के गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी के दोआब तक माना जा सकता है। और कुछ अन्य आपके जो इसमें बिंदु हैं इतने खास नहीं है। खैर, उत्तर वैदिक काल में जो अंतिम चरण थे उत्तर वैदिक काल का, उसमें उत्तर प्रदेश में 2 महाकाव्यों का वर्णन देखने को मिलता है। एक हो गया आपका रामायण, एक हो गया महाभारत, ठीक है। तो रामायण तो आपने सभी लोग जानते हैं, रामायण की रचना हमारे महान महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। अच्छा, रामायण कथा जो है कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थी, और महाभारत की कथा जो थी वह हस्तिनापुर से संबंधित थी। कुरुवंश, एक हस्तिनापुर में कुरुवंश था, उससे बिलोंग करती थी। तो हम सभी लोग उत्तर वैदिक जो महाकाव्य हैं इसको ऐसे समझ लेते थे। अच्छा, महाकाव्य कौन सा चरण ये मायने नहीं रखता, बस ये आप लोग याद रखिए किस वंश से संबंधित है महाकाव्य। कौन कौन से 2 महाकाव्य आपके हो गए, एक हो गया रामायण, एक हो गया रामायण, एक हो गया आपका महाभारत। अब हम बात करते हैं कि रामायण की रचना किसके द्वारा करी गई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण की रचना किसके द्वारा करी गई थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा करी गई थी। इसके रचनाकार कौन है, महर्षि वाल्मीकि महोदय के द्वारा की गई थी, ठीक है। और यह किस वंश से संबंधित थी, तो कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित। किससे संबंधित थी, कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश। तो कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश से इसका संबंध था। महाभारत की बात करते हैं, तो महाभारत किसने इसके रचनाकार कौन है,
महाभारत की जो रचनाकार की अगर हम बात करते हैं, कुछ नहीं दोस्तों, यह किस वंश से संबंधित है ये समझ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसका संबंध है महाभारत हस्तिनापुर के कुरुवंश से संबंधित है। तो जो उत्तर वैदिक काल का जो आपका अंतिम चरण है उसमें महाकाव्य रामायण हो गया, आपका महाभारत हो गया। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। और संबंध इसका बात करें तो कौशल राज्य के इक्ष्वाक वंश से संबंधित है। महाभारत आपका हस्तिनापुर के कुरुवंश से संबंधित है, ठीक है। और कुछ खास बातें इसमें देखने को मिलती नहीं है जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो। बात करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल बौद्ध ग्रंथ, अभी हमने बताया भी था आपको, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ का आपका जो भगवती सूत्र है में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। जो बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, वहाँ से करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, जो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें, ठीक है। इसमें से करीब 8 जो महाजनपद हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। वत्स हो गया आपका, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया, चेद हो गए, यही सब हैं दोस्तों। ये स्थित आपके करीब 8 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। प्रत्येक के बारे में हम सभी लोग जो कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो सभी नोट कर लेंगे। अच्छा, इनको एक पास नोट कर लें ताकि आपको आसानी रहेगी, पता रहेगा कौन कौन से हैं। आपके हो गए पांचाल, कुरु। बाद में हम सभी लोग इसके राजा महाराजा जो भी पूछा जाता था, इसकी राजधानियाँ पूछी जाती है अक्सर हैं, उसको हम एक स्थान पर नोट कर लेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद पंचाल हो गया आपका, कुर हो गया, वत्स, पांचाल हो गया, कुर, वत्स, कौशल, मल्ल हो गया आपका, कौशल हो गया, मल्ल हो गया, काशी हो गया, काशी, मल्ल नोट कर लिया हमने, काशी हो गया, चेदी हो गया, सूरसेन। ये आपके 1 2 8 हो गए आपके, ठीक है, महाजनपद उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। अब हम सभी लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले वत्स को समझते हैं। तो वत्स जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे कि राजधानी आपसे पूछी जाती, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित थी। बुद्ध काल में यहाँ पर वत्स में पौरव वंश का शासन था। अच्छा, बौद्ध धर्म जैन धर्म भी आपको पढ़ना है। तो बौद्ध जो बुद्ध काल था यहाँ पर पौरव वंश का शासन था, जहाँ जो पौरव वंश में जो उदयन थे इसके एक महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। तो इनको हम नोट कर लेते हैं। वत्स की राजधानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजधानी पूछा जाता है। सभी लोग जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो आप देखने को पाएंगे। कौशाम्बी, इसकी राजधानी वत्स की हो गई आपकी कौशाम्बी। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित, ठीक है। और बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासन था। बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन। अगर पूछा जाए कि इनके महत्वपूर्ण शासक कौन थे, तो यहाँ जिसका शासक कौन था, उदयन था। जिसका शासक
अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं पर वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पीसीएस वगैरह जैसे एसटीए का जो मित्र भाई हमारे एग्ज़ाम देंगे तो हम सभी लोग जब उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगा। खैर आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। और यहाँ से उदयन के एक महत्वपूर्ण राजा प्रसाद, उनके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वत्स हो गया आपका, वत्स के बाद पांचाल हो गया। तो पांचाल में प्रारंभ जो आरंभिक तौर पर अगर हम पांचाल की बात करते हैं तो यह दो भागों में विभाजित था। एक हो गया आपका उत्तरी पांचाल, एक हो गया दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह अहिछत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो थी वह काम्पिल्य थी। एक कानिकुब्ज नामक एक प्रसिद्ध नगर पांचाल में स्थित था, ठीक है। और इसके जो प्रसिद्ध दार्शनिक राजा प्रवाहन जाबाल का संबंध पांचाल से ही था। तो पांचाल को हम सभी लोग दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहले एक हो गया आपका उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल। एक हो गया आपका दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की अगर राजधानी बात करते हैं, इसकी राजधानी उत्तरी पांचाल की राजधानी अभी मैंने आप लोगों को बताया अहिछत्र थी, अहिछत्र। जबकि इसकी राजधानी दक्षिणी पांचाल की अगर राजधानी की बात करते हैं तो काम्पिल्य थी। ठीक है मित्रों। अच्छा, कानिकुब्ज अच्छा कौन से संबंधित थे उसकी बात कर लेते हैं। कानिकुब्ज नामक प्रसिद्ध शहर, कानिकुब्ज नामक जो प्रसिद्ध शहर है इसका संबंध पांचाल से ही है। और प्रसिद्ध दार्शनिक एक राजा प्रवाहन थे जबाल, इनका संबंध भी पांचाल से ही है। तो ये पांचाल को लेकर के कुछ बातें हो गई। कौशल पे बात करते हैं। कौशल जो है वर्तमान अवध का प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। कौशल जो है वर्तमान अवध का क्षेत्र, प्राचीन काल में कौशल महाजनपद जो वर्तमान अवध का इलाका है वही इलाका प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। इसका अगर हम बात करते हैं, उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में सई नदी जो कि एक गोमती नदी की सहायक नदी है, तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर के पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। इसका जो विस्तार था यह इलाका था। इसका विस्तार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सई नदी जो कि एक गोमती नदी की सहायक नदी है, तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर के पूर्व में गंडक नदी तक इसका विस्तार था। तो बात करते हैं इसके विस्तार के पहले जो कौशल महाजनपद का विस्तार था, इसका विस्तार अच्छा विस्तार मुझे नहीं लगता कि टीए में पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सभी लोग एक बार पढ़ लेंगे। उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी, दक्षिण में सई नदी, सई नदी गोमती नदी की सहायक नदी है, तो मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा, आप लोग इसको याद रखेंगे। तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक, पूर्व में गंडक नदी तक इसका विस्तार था। रामायण कालीन जो कौशल था उसकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो अयोध्या थी। अच्छा, बुद्ध काल में कौशल जो था दो भागों में विभाजित हो गया था। तो उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती में ही सेहत मेहर नामक एक जो प्रसिद्ध स्तूप है उसका भी निर्माण किया गया। तो रामायण कालीन कौशल की राजधानी
रामायण कालीन जो राजधानी थी वह अयोध्या थी इसी की। और कौशल को हम सभी लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका उत्तरी भाग, एक हो गया आपका दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग जो है उसकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो साकेत थी। इसकी राजधानी साकेत। इसकी राजधानी होगी साकेत। दक्षिणी भाग की राजधानी हो गई श्रावस्ती। एक जहाँ साइड में नोट कर लेते हैं, इधर ही थोड़ा कोष्ठक बना करके। ये दोस्तों कोष्ठक मैंने बना दिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बिंदु है तो मैं नहीं चाहता, छोड़ दो, नोट कर देता हूँ। जो सेहत मेहत है, सेहत मेहत नामक स्तूप वो श्रावस्ती में स्थित है। सेहत मेहत स्तूप श्रावस्ती, क्योंकि ये पूछा गया है कई बार तो इसको आप लोग याद रखिए। नीचे लिख देते हैं, 1 मिनट दोस्तों, वरना जो भी हमारे मित्रगण अगर PDF वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़ा उनको कन्फ्यूजन होगा क्या है, तो अलग ही नोट कर देते हैं। सेहत मेहत सेहत मेहत जो आपका स्तूप है यह आपका श्रावस्ती में स्थित है। जो कि दक्षिणी भाग की राजधानी थी कौशल की। तो उम्मीद है दोस्तों आज हमारा लेक्चर यहीं तक है। आगे जो बचे हुए महाजनपद काल हैं, एक लेक्चर उसका ले लेंगे, उसमें पूरा हो जाएगा। फिर हम सभी लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर मौर्य काल, इनको कर लेंगे। और भी जो महत्वपूर्ण काल हैं उनको भी हम सभी लोग देख लेंगे, ताकि आप सभी लोगों के जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है उसका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सभी लोग वास्तुकला वगैरह पर बढ़ेंगे। जो ताजमहल है इसकी क्या विशेषताएं हैं, जो भी स्थापत्य कला के उदाहरण वगैरह हैं, क्योंकि उसमें अलग से टॉपिक आपका दिया हुआ है। तो अगर हमारा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, उन्हें भी बताइए हमारे अपने क्लासेस के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय। पढ़ाई अपनी जारी रखिए दोस्तों।